दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका जेएडू में। आज हम लोग पढ़ेंगे 1857 की क्रांति। 1857 की क्रांति को हम लोग विभिन्न बिंदुओं पर तोड़ करके देख सकते हैं कि 1857 की क्रांति जब हुई तो उसका स्वरूप क्या रहा, फिर 1857 की क्रांति के पीछे कारण क्या रहे, फिर इसका प्रारंभ कैसे हुआ और विस्तार क्या रहा, और फाइनली जब एक क्रांति असफल हो जाती है तो असफल के पीछे जो कारण थे वो क्या रहे, और जब असफल हो जा रही है तो उसके पीछे इसका परिणाम क्या निकलता है वो सभी देखेंगे। तो इन सभी बिंदुओं पर चर्चा करने से पहले कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है उसे हम लोग जान लेते हैं। क्या कभी कभी जीके में ये सब पूछ लेता है। तो ब्रिटेन का प्रधानमंत्री पीएम जो ये क्रांति हुआ था तो उस समय ब्रिटेन का जो पीएम था पालमस्टन उनका नाम था, यानी ब्रिटेन का प्रधानमंत्री पालमस्टन थे। और भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग थे। उस समय 1857 की क्रांति जब हुई तो उस समय जो भारत के गवर्नर जनरल थे उनका नाम लॉर्ड कैनिंग था। ये ब्रिटेन के रहने वाले थे। फिर विद्रोह दबाने के लिए एक सेनापति नियुक्त किया गया जिनका नाम था कैंपबेल। फिर आते हैं जब 1857 की क्रांति हुआ उस समय मुगल बादशाह कौन था, तो बहादुर शाह जफर या फिर बहादुर शाह द्वितीय के नाम से इन्हें जानते हैं। उस समय ये मुगल बादशाह थे और विद्रोह का जो प्रतीक था वो कमल के फूल और रोटी, प्रचार प्रसार के लिए कमल का फूल और रोटी का इस्तेमाल किया गया। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बिंदु थे। अब हम लोग आते हैं इसका 1857 की स्वरूप की ओर। स्वरूप को लेकर के इतिहासकारों में मतभेद है। मतभेद इस बात का है कि क्या हम इसे 1857 की क्रांति कहें या फिर इसे राष्ट्रीय विद्रोह कहें या फिर इसे भारत की प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहें या फिर इसे सैनिक विद्रोह। तो इन्हीं सब बातों को लेकर के जो ब्रिटेन के जो इतिहासकार थे और जो भारत के इतिहासकार थे दोनों में मतभेद है। भारत के जो इतिहासकार है उसे इसे 1857 की क्रांति के भी नाम से जानते हैं, कुछ भारतीयों ने इसे राष्ट्रीय विद्रोह के नाम से जानते हैं, फिर भारत की प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के भी नाम से जानते हैं, और अंग्रेजी के जो इतिहासकार थे वो इसे सिर्फ एक सैनिक विद्रोह की संज्ञा देते हैं। तो यही कारण है कि इसी स्वरूप को एक वास्तविक संज्ञा नहीं दी गई है। तो हम इसको एक चार्ट के थ्रू समझेंगे कि कौन से वे जो इतिहासकार थे भारत के और ब्रिटेन के जो इतिहासकार थे तो कौन से इतिहासकार किसकी संज्ञा दे रहे हैं और अपने इतिहासकार में क्या लिखे हैं, ये एक चार्ट के थ्रू समझेंगे। जैसे एग्जांपल में अगर जो बताएं तो भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम बीडी सावरकर ने अपने इतिहासकार में लिखा है। तो एक हम लोग एक चार्ट के थ्रू समझेंगे और सबसे लास्ट में समझेंगे। अभी हम लोग कारण पे चलते हैं कि 1857 के पीछे कारण को हम लोग विभिन्न बिंदुओं में तोड़ करके देख सकते हैं। राजनीतिक कारण, आर्थिक कारण, फिर सामाजिक एवं धार्मिक कारण, और फिर एक सैनिक कारण, फिर तात्कालिक कारण। राजनीतिक कारण में देखें तो डलहौजी जब आता है तो एक नीति चलता है हड़प नीति, जिसे डॉक्टर यावलैब के भी नाम से जानते हैं। तो हड़प नीति के तहत क्या होता है कि भारतीय ऐसे कई राज्य थे जैसे सतारा, संबलपुर, झांसी, कानपुर, इन सबको ब्रिटिश सत्ता में मिला लिया जाता है। नतीजा यह निकलता है कि यहाँ के जो राजा थे उनमें एक विद्रोह की भावना उत्पन्न होती है, तो ये बन जाता है हमारा राजनीतिक कारण। फिर अगर जो देखें अवध के जो अंतिम नवाब थे नवाब वाजिद अली शाह, उन पे कुशासन का आरोप लगा करके इस अवध को भी ब्रिटिश सत्ता में शामिल कर लिया गया। इससे भी राजनीतिक कारण बनते हैं। फिर ऐसे कई राजनीति थी जैसे वेलेजली की सहायक संधि नीति जो पहले से चली आ रही थी, इन सभी से राजनीतिक कारण उभरता है। फिर आर्थिक कारण देखें तो आर्थिक कारण में करों में वृद्धि,
यानी आर्थिक दशा खराब होने पर भी करों का बोझ डाला जाता था। नतीजा ये निकलता था जब कृषि और उद्योग के जो सहसंबंध थे वो धीरे धीरे समाप्त होने लगे और फिर अकाल की स्थिति में भी कर वसूला जाता था। इससे क्या होता है कि ये आर्थिक कारण में देखें तो जितने भी किसान और मजदूर थे इनमें भी एक विद्रोह की भावना उत्पन्न होती है, तो ये हमारे आर्थिक कारण बन गए। सामाजिक कारण में हम देखें तो बाल विवाह को रोक लगाया गया, फिर गोद लेने की प्रथा को भी रोक लगा दिया गया, विधवा पुनर्विवाह का बढ़ावा दिया गया और सती प्रथा पर भी रोक लगा दिया गया। नतीजा यह निकलता है कि इसमें जो रूढ़िवादी थे, जो रूढ़िवादी भारतीय थे, वो इससे सहमत नहीं थे, तो ये सामाजिक कारण बनते हैं। और धार्मिक कारण में देखें तो 1813 चार्ट एक्ट के थ्रू ईसाई मिशनरियों को आने का परमिशन दे दिया गया। नतीजा ये निकलता है कि जब ईसाई भारत आते हैं तो उनका एक मूल उद्देश्य था भारत को ईसाई देश बनाना। तो इससे हमारे बहुत सारे भारतीय लोग इस 1857 की क्रांति में शामिल हो जाते हैं। ये हमारे धार्मिक कारण बन गए। फिर हम लोग अगर जो सैनिक कारण देखें तो सैनिक कारण की जो अनुपात थी 5:1, 5 भारतीय सैनिक थे तो वहाँ 1 ब्रिटिश का सैनिक था। ऐसे सैनिकों में भारत की संख्या ज़्यादा थी, लेकिन इनमें जो भेदभाव हो रहे थे इससे सहमत नहीं थे हमारे भारतीय सैनिक। भेदभाव क्या हो रहे थे, इनको समुद्र पार भेजा जाता था लड़ाई लड़ने के लिए, जो इनके धर्म के विरुद्ध था। समुद्र पार जाना हमारे भारतीय सैनिकों का धर्म के विरुद्ध था और नतीजा ये निकलता था कि इनको समुद्र के पार भेजते भी थे और जो भत्ता होता था वो इन्हें नहीं देते थे। तो ये बन जाता है हमारा सैनिक कारण में। सैनिक कारण में एक और हम देखें तो 1854 डाकघर अधिनियम के तहत इनमें एक पत्राचार की व्यवस्था थी। ये अपना पत्र फ्री में अपने घर भेज सकते थे, तो ये बंद कर दिया गया। इससे भी एक सैनिक विद्रोह की भावना उत्पन्न होती है। फिर अगर जो हम देखें सैनिक विद्रोह में तो अवध जो यहाँ है राजनीतिक कारण में शामिल कर लिया गया है। तो सबसे ज्यादा जो सैनिक थे हमारे अवध के ही थे। तो जब ये इनके घर वाले खुश नहीं हैं तो कहीं ना कहीं ये जरूर महसूस कर रहे थे कि हमारे परिवारजन जब खुश नहीं है तो हम कैसे, तो ये भी सब कारण बन जाते हैं सैनिक कारण। तात्कालिक कारण अगर हम देखें तो तात्कालिक कारण में क्या था कि 1856 में एक ब्राउन बेस बंदूक थी, उसे हटा करके 1856 में एक चर्बीदार कारतूस का प्रयोग किया गया जिसका नाम था एनफील्ड राइफल। एनफील्ड राइफल में जो इसकी गोली थी उसकी सुअर और गाय की चर्बी की बनी होती थी। यही कारण है कि इस 1857 में चर्बी और गाय की बनी एक गोली का खबर चलता है तो एक प्रारंभ होता है क्रांति की। हम लोग क्रांति के पीछे जो कारण थे उसको देख लिया कि कारण कौन कौन थे, राजनीतिक कारण, सामाजिक कारण, धार्मिक कारण और सैनिक कारण, फिर तात्कालिक कारण। तो तात्कालिक कारण में देखे जब वो राइफल जो थी एनफील्ड राइफल उसमें सुअर और गाय की चर्बी की बनी हुई थी, तो इस बात का जब पता चलता है सैनिकों में तो शुरुआत होती है एक क्रांति का। तो वही प्रारंभ में देखेंगे कि जब पता चलती है तो 1857 में ये बात पता चलती है। सबसे पहले जनवरी में 1857 के जनवरी में ये बात पहुंचती है दमदम में। फिर 1857 में फरवरी में ये बहरामपुर में बात पहुंचती है और 29 मार्च को 1857 में 29 मार्च को ये बात बैरकपुर छावनी में पहुंचती है। बैरकपुर छावनी में ये तीनों वेस्ट बंगाल में है, तीनों वेस्ट बंगाल में है। तो जब 29 मार्च को 1857 के बाद पहुंचती है कि चर्बी की बनी हुई इसकी गोली है, तो यहाँ के एक 34वीं इन्फेंट्री के एक सिपाही थे जिनका नाम था मंगल पांडे। तो इन्होंने जब पता चला इनको तो इन्होंने 2 अंग्रेज अधिकारियों को गोली मार करके हत्या कर दी। उन अधिकारियों का नाम था
लेफ्टिनेंट बाग और सार्जेंट ह्यूसन। तो मंगल पांडे इन दोनों अधिकारियों लेफ्टिनेंट बाग और ह्यूसन की हत्या कर देते हैं। फिर अंग्रेजों ने उन्हें गिरफ्तार करके और 8 अप्रैल को फांसी दे देते हैं। 8 अप्रैल को जब इस मंगल पांडे को फांसी दे दिया जाता है तो ये बात अंदर अंदर ही पूरे सैनिक में फैल जाती है। तो हम देखेंगे वही विस्तार में कि इस क्रांति का विस्तार कैसा रहा। ये तो प्रारंभ थे कुछ, फिर अब विस्तार में देखेंगे कि विस्तार कैसे रहा। कि 8 अप्रैल को जब मंगल पांडे को फांसी हो जाती है तो ये बात सैनिकों में विस्तार रूप से फैलने लगती है। तो अब हम लोग विस्तार देखेंगे कि इस क्रांति का विस्तार कैसे होता है। तो क्या होता है कि सैनिकों में एक विद्रोह की भावना उत्पन्न होती है और ये लोग सैनिक जो थे 10 मई को मेरठ में, विस्तार इसका मेरठ से होता है, 10 मई मेरठ में अपने रेजिमेंट में धावा बोल के कुछ शस्त्रागार को लूट लिए और कुछ सिपाही, भारतीय सिपाही मेरठ में गिरफ्तार किए गए थे, उन्हें छुड़ा करके ये लोग 11 मई को पहुंचते हैं दिल्ली में। और दिल्ली पहुंचने के बाद 12 मई को ये लोग जो उस समय बहादुर शाह द्वितीय जो मुगल बादशाह थे, बहादुर शाह द्वितीय जो मुगल बादशाह थे उन्हें अपना नेता चुनते हैं। लेकिन क्या होता है कि ये बहादुर शाह द्वितीय उस समय एक बुजुर्ग नेता के तौर पे थे। तो नतीजा ये निकलता है कि जो वास्तविक नेतृत्व करता होता है वो बख्त खां इस बहादुर शाह द्वितीय का सेनापति था, इसे चुना जाता है। तो वास्तविक नेतृत्व करता बख्त खां और मुगल बादशाह जो थे बहादुर शाह द्वितीय थे। अब क्या होता है कि इन लोगों ने दिल्ली पे अभी अपना अधिकार जमा लेते हैं। तो फिर 1857 के अंत तक जाते जाते अंग्रेजों ने ज़्यादा समय नहीं लगाया और पुनः दिल्ली पर अपना अधिकार, इस क्रांति को असफल करके अपना अधिकार दिल्ली पे जमा लेते हैं। तो असफल पे जाने से पहले कुछ विस्तार को हम लोग समझेंगे, इतना छोटा नहीं है, विस्तार देखेंगे कि कैसे कैसे फैलता है। एक मैप के थ्रू में देखते हैं। ये भारत की स्थिति थी, ये पाकिस्तान क्षेत्र था और ये बंगाल था। तो ये बात सबसे पहले पता चलती है दमदम में, जो वेस्ट बंगाल में थे दमदम, दमदम से बहरामपुर, बहरामपुर से बैरकपुर छावनी में पता चलती है खबर। फिर इसका विस्तार होता है मेरठ में, जो यूपी में है। फिर मेरठ से बात जाती है दिल्ली। फिर दिल्ली में इस आंदोलन को दबा दिया जाता है, लेकिन इसके साथ साथ कुछ छोटे छोटे भी एरिया थे, जैसे यहाँ यूपी में लखनऊ भी था, फिर बिहार था, फिर कानपुर था, यहाँ एमपी में ग्वालियर था। तो यहाँ पर भी इसका विस्तार हुआ, फिर राजस्थान में भी इसका विस्तार हुआ। तो हम लोगों ने देख रहे हैं कि कैसे इसका विस्तार यहाँ से ऐसे ऐसे आ रहा है यहाँ, यानी कि इतना ही क्षेत्र था जो इस क्रांति का विस्तार हुआ था। यानी अगर जो असफलता के कारण देखें तो एक सबसे महत्वपूर्ण कारण तो यही हो जाता है कि संपूर्ण भारत में इसका विस्तार नहीं होता है, सिर्फ इतना ही भाग, इस क्रांति का इसी भाग में विस्तार होता है। तो इस क्षेत्रों से हम लोगों ने देखेंगे एक चार्ट में कि राजस्थान के विद्रोही कौन था, भारतीय विद्रोही कौन था, फिर मध्य प्रदेश ग्वालियर से, झांसी से। तो हम लोगों ने एक चार्ट में इसको समझेंगे कि क्या था। तो मैं एक चार्ट प्रिपेयर करता हूँ। भारत के किन क्षेत्रों में इसका विस्तार हुआ था कुछ मुख्य दर्शाए हैं, जैसे दिल्ली,
दिल्ली में जो विद्रोही थे बहादुर शाह थे, और इनको दबाया निकोलसन ने, लेकिन निकोलसन की मृत्यु हो गई। फिर आया हर्षन, और हर्षन ने इनके विद्रोह को दबा दिया। और बहादुर शाह द्वितीय जो थे, 1862 में रंगून में इनकी मृत्यु हो जाती है। मैंने यहाँ उन क्षेत्रों का नाम लिखा है, फिर वहाँ के जो विद्रोही थे उनका, और इनका मुकाबला किससे हुआ था उनसे, और कुछ विशेषता है वो लिखे हैं। ठीक, तो लखनऊ में देखें तो लखनऊ में जो है बेगम हजरत महल थी वहाँ के विद्रोही, और इनका विद्रोह कैंपबेल ने दबाता है, और ये नेपाल चली जाती हैं। बताया जाता है कि आत्मसमर्पण नहीं करती हैं और नेपाल चली जाती हैं। फिर कानपुर में देखें तो नाना साहब, जिसका वास्तविक नाम धोतु पंत था, इनका भी विद्रोह कैंपबेल ने दबाया था। और ये कौन थे ये बाजीराव द्वितीय। ये बाजीराव द्वितीय महाराष्ट्र के प्रथम पेशवा थे। तो इन्हीं का ये दत्तक पुत्र थे नाना साहब, और इनका विद्रोह कैंपबेल ने दबाया था। ग्वालियर में देखें तो ग्वालियर में तात्या टोपे, इनका वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था। और ये तात्या टोपे जो थे, ये कानपुर में नाना साहब का सहयोग तो किए, लेकिन ये जब ग्वालियर चले गए तो ग्वालियर जब गए तो ग्वालियर में जाकर छिप गए थे। लेकिन इनका एक मित्र था मान सिंह, इन्होंने विश्वासघात किया। ये अंग्रेजों से बता दिया कि तात्या टोपे ग्वालियर में छिपे हुए हैं, जिनके मतलब इन मान सिंह के कारण इनका फांसी हो जाता है। वो अंग्रेजों को बता दिया, और अंग्रेजों ने वहाँ पहुँच करके इन्हें गिरफ्तार करके फांसी दे देते हैं। फिर झांसी में देखें तो लक्ष्मीबाई का विद्रोह सर ह्यूरोज ने दबाया था। और सर ह्यूरोज ने ये भी कहा था कि महिला और भारतीय महिला पुरुष से ज़्यादा ताकतवर होती हैं। और ये लक्ष्मीबाई कौन थी, तो गंगा राव की विधवा, और अपने दत्तक पुत्र दामोदर राव के लिए लड़ाइयाँ लड़ रही थी झांसी की रानी जो थी। फिर बिहार में देखें तो बिहार में दो जगह, एक जगदीशपुर से कुंवर सिंह थे, जमींदार थे, और इनको विद्रोह विलियम टेलर ने दबाया था। फिर बिहार से एक और पटना से पीर अली थे, ये पुस्तक विक्रेता थे, लेकिन ज़्यादा इनका विद्रोह व्यापक रूप नहीं लिया। फिर कुछ छोटे छोटे हैं ये जो जगदीशपुर के कुंवर सिंह थे, ये सर्वाधिक विजय दर्ज करने वाले विद्रोही थे। सबसे ज़्यादा किसी ने विजय दर्ज किया है तो ये जगदीशपुर के कुंवर सिंह थे। ये बिहार में तो लड़ाइयाँ लड़ी, यूपी में आके आजमगढ़ में भी कुंवर सिंह अंग्रेजों से लड़ाइयाँ लड़े। फिर इलाहाबाद से देखें तो कुछ छोटे छोटे हैं। इलाहाबाद से देखें तो ये लियाकत अली, गोरखपुर से देखें तो गजाधर सिंह थे, और राजस्थान से देखें तो जय दयाल और हरदयाल, ये दोनों भाई मिलकर के अंग्रेजों से लड़ाइयाँ लड़ रहे थे। तो ये विस्तार रहा, किन किन क्षेत्रों में फैला था, ये रहा कुछ मुख्य। हम लोगों ने देखें कि ये जो विस्तार है 1800 संतान की जो क्रांति है, तो ये असफल हो जा रही है। तो अब हम लोग कारण देखेंगे कि कारण क्या थे, कौन से कारण थे जो असफल हो गए। कारण में देखेंगे तो कारण तो हम लोग खुद ही निकाल सकते हैं। जैसे सीमित क्षेत्र, सीमित क्षेत्र से तात्पर्य यह है कि जो हम लोगों ने मैप में देखा कि संपूर्ण भारत में इसका विस्तार नहीं हुआ था इस 1857 की क्रांति का, ये भी एक कारण हो सकते हैं। फिर दूसरा जो है नेतृत्व का अभाव, बहादुर शाह जफर नेतृत्व तो किए पर सफल नहीं हुए, ये भी एक कारण हो सकता है इस क्रांति को असफल होने का। फिर एक और हम लोग देखें तो संसाधन का अभाव। संसाधन से तात्पर्य यह है कि भारत के पास वो हथियार नहीं थे जो अंग्रेजों के लड़ सके। अंग्रेजों के तुलना में भारत के पास बहुत कम ही हथियार थे। तो ये भी एक कारण हो सकते हैं क्रांति का असफलता में। फिर एक और देखें तो संगठन का अभाव। संगठन अभाव से तात्पर्य ये है कि जितने भी विद्रोही थे, ये झांसी में, ग्वालियर में, बिहार में, कानपुर, लखनऊ में जितने भी विद्रोही थे, ये आपस में इन सब में तालमेल नहीं थे, एकता नहीं था इन सब में।
तो ये भी एक असफल के कारण हो सकते हैं। फिर एक और अगर हम देखें तो शिक्षित वर्ग का अभाव, शिक्षित वर्ग इसमें शामिल नहीं थे। क्यों नहीं शामिल थे? तो शिक्षित वर्ग इसलिए नहीं शामिल थे कि जितने भी ये विद्रोही लोग थे ये सब अपने व्यक्तिगत हित के लिए लड़ाइयाँ लड़ रहे थे। जैसे झांसी की रानी जो थी वो अपने दत्तक पुत्र दामोदर राव के लिए लड़ रही थी। कुंवर सिंह जो बिहार के रहने वाले थे वो अपने जमींदारी के लिए लड़ रहे थे। ये सब अपने कुर्सी और अपने जमींदारी के लिए लड़ रहे थे। यही कारण है कि शिक्षित वर्ग ने इसमें भाग नहीं लिया। फिर एक और हम देखें तो उद्देश्य की अस्पष्टता नहीं थी। उद्देश्य की अस्पष्टता का अभाव, जैसे हम लोगों ने देखा कि जब महात्मा गांधी आते हैं तो उनमें जो वो आंदोलन चलाते हैं उनमें एक उद्देश्य रहता था। जैसे अंग्रेजों को असहयोग करना है, अंग्रेजों को भारत छोड़ के जाने के लिए विवश करना, इनमें कोई उद्देश्य स्पष्ट नहीं था कि इन्हें क्या करना है। तो ये भी एक असफल के कारण हो सकते हैं। तो कारण को हम लोगों ने देख लिया। अब हम लोग परिणाम पे आते हैं कि जब असफल हो जा रहा है तो इससे परिणाम क्या निकलते हैं। परिणाम में अगर जो हम लोग देखें तो महारानी विक्टोरिया द्वारा घोषणा की जाती है कि जो शासन कंपनी द्वारा चलाई जाती थी अब कंपनी द्वारा नहीं चलाई जाएगी। फिर जो डलहौजी की हड़प नीति थी उसे रोक दिया गया। फिर सैनिकों में देखें तो जो 5:1 सैनिकों की अनुपात थी वो 2:1 कर दिया गया। और इसमें जो अवध के सैनिक थे जितने ज़्यादा अवध के थे तो अवध को निकाल करके ईसाई और गोरखा को शामिल कर दिया गया। एक और परिणाम निकलता है, ये जो बहादुर शाह जफर थे इन्हें रंगून निर्वासित कर दिया जाता है। रंगून निर्वासित कर दिया जाता है। तो परिणाम यही है। अब हम लोग कारण समझ लें, प्रारंभ समझ लें, विस्तार असफलता के कारण, फिर परिणाम। अब स्वरूप को एक चैट में समझेंगे कि किसने क्या कहा ये 1857 की क्रांति को। तो अब हम लोग स्वरूप की तरफ ध्यान देंगे, स्वरूप को समझेंगे कि किसने क्या कहा। तो ये अंग्रेज के इतिहासकार हैं और ये भारत के हैं। तो हम लोग इस स्वरूप को देख रहे हैं। तो LER रीज ने क्या कहा है, धर्मांधों का ईसाइयों के विरुद्ध युद्ध। LER रीज ने कहा है, क्या कहा, धर्मांधों का ईसाइयों के विरुद्ध युद्ध। अर्थात धर्मांधों यानी धर्म में अंधों, यानी धर्मांधों का मतलब होता है धर्म में अंधे जो लोग हुए थे ईसाइयों के विरुद्ध युद्ध करने लगे। इनके कहने का मतलब ये था, ये 1857 की क्रांति को ये कहे। ठीक। दूसरा जो बिंदु है बर्बरता और सभ्यता का युद्ध, ये TR होम्स कह रहे हैं। इनके कहने का मतलब ये है कि बर्बरता, जो बर्बर भारत था उसको सभ्य बनाया जा रहा था और वो युद्ध लड़ने लगे। इनके कहने का मतलब ये था। और ये जेम्स आउटरम और टेलर, ये दोनों मिलकर के क्या कर रहे हैं कि ये हिंदू और मुस्लिम का एक षड्यंत्र था। 1857 की क्रांति को ये एक षड्यंत्र की संज्ञा दे रहे हैं। जबकि लॉरेंस सीले और टेवलियम और होम्स ये कह रहे हैं कि ये सैनिक विद्रोह था, सिर्फ एक सैनिक विद्रोह था। अब यहीं पे भारतीय लोग के इतिहासकार क्या कह रहे हैं कि प्रथम स्वतंत्रता संग्राम और सुनियोजित संग्राम BD सावरकर ने कह रहे हैं कि ये प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था और सुनियोजित संग्राम था। फिर राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा डिजरेली और अशोक मेहता ने दे रहे हैं। और ये सैनिक विद्रोह लॉरेंस सीले, टेवलियम और होम्स ने इसकी संज्ञा दी है। साथ ही साथ ये भारत के दुर्गादास सर सैयद अहमद खान ने
इन्हीं का समर्थन करने लगे। ये भी बोल रहे हैं कि ये सैनिक विद्रोह है। तो 1857 की क्रांति यही कारण है कि इसका वास्तविक रूप नहीं दिया गया है। और आखिरी में देखें तो ये आरसी मजूमदार एक इतिहासकार थे। इनको इतिहास लिखने के लिए कहा गया स्वतंत्र भारत की, लेकिन सरकार से विरुद्ध होने के कारण ये नहीं लिखे। तो अपने किताब में लिखे हैं कि न प्रथम न राष्ट्रीय और न ही स्वतंत्रता संग्राम। एक आरसी मजूमदार यानी रमेश चंद्र मजूमदार है। इनका कहने का मतलब न प्रथम न राष्ट्रीय और न ही स्वतंत्रता संग्राम। ये अपने किताब में लिखे हैं कि 1857 की क्रांति को ये न प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, न राष्ट्रीय विद्रोह और न ही स्वतंत्रता संग्राम ये समझते हैं। बस 1857 की क्रांति से बस इतना ही। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।